हिंदी काव्य के अंतर्गत आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का परिचय करते हुए प्रसिद्ध कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी पद साहित्य का इतिहास सन 1000 के आसपास से माना जाता है। हिंदी पद साहित्य का इतिहास, हिंदी पद साहित्य का इतिहास 1000 के आसपास में माना जाता है। हिंदी पद साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले काल का नाम है आदिकाल, जो हम लोग इंटर और हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आदिकाल को ही वीरगाथा काल का नाम दिया गया है। इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। और इस आदिकाल या वीरगाथा काल का जो समय है संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। एक बात को हम आपको ध्यान दिला दें कि संवत को सन में बदलने के लिए 57 घटाना पड़ता है, और 57 घटाएंगे तो 993 आएगा। यानी 993 के आसपास से हिंदी पद साहित्य की शुरुआत होती है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उसके बाद दूसरा जो समय आता है उसका नाम है भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय है संवत 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। तीसरा जो समय है उसको कहते हैं रीतकाल। रीतकाल का नाम ही श्रृंगार काल है या अलंकृत काल है। रीतकाल का जो समय है वह 1700 से लेकर 1900 तक माना जाता है। ये सब संवत हम लोग संवत में चल रहे हैं। उसके बाद का जो नाम है उसका नाम है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय जो है कि संवत 1900 से अब तक माना जाता है। अब तक जो मतलब अब तक जो समय है वह अब तक जो है कि आधुनिक काल का ही समय माना जाता है। अब हम लोग आदिकाल का परिचय, विस्तृत परिचय करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः फिर सुना दें कि ये जो आदिकाल है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। वीरगाथा काल का समय संवत 1050 से लेकर 1375 माना जाता है। भक्ति काल का समय संवत 1375 से लेकर 1700 माना जाता है। रीत काल का समय 1700 से लेकर 1900 माना जाता है। और आधुनिक काल का समय संवत 1900 से लेकर अब तक माना जाता है। आदिकाल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, मतलब आदिकाल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न भागों में बांट सकते हैं। 2 वर्ग सुविधा के लिए विभाजित कर सकते हैं। एक तरफ धार्मिक साहित्य, क्योंकि आदिकाल में धर्म का विकृत रूप ही हमारे सामने आया था, और दूसरे में अन्य साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पहला जो जिसका नाम है उसको कहते हैं जैन साहित्य। दूसरा जो है उसका नाम है सिद्ध साहित्य। और तीसरा उसका नाम है नाथ साहित्य। फिर एक बार सुन लीजिए। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 3 साहित्य है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। और अन्य साहित्य के अंतर्गत है रासो साहित्य। रासो साहित्य को ही या रासो काव्य कह सकते हैं। फिर उसके बाद है लौकिक साहित्य या लौकिक काव्य। तीसरा है गद्य साहित्य।
आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो जैन साहित्य है, जो हिंदी भाषा का उदय हुआ था, तो हिंदी भाषा का उदय में सबसे पहले संस्कृत का समय था, और संस्कृत के बाद जो भाषा आई थी उसका नाम था पाली। पाली के बाद जो भाषा आई थी उसका नाम था प्राकृत, और प्राकृत के बाद जिस भाषा का उदय हुआ था उसका नाम था अपभ्रंश। और अपभ्रंश के सौरसैनी अपभ्रंश से, इसी अपभ्रंश के, ठीक है, इसी अपभ्रंश के सौरसैनी, याद रखिएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। फिर ध्यान दीजिए, सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली भाषा आई थी, पाली भाषा प्राकृत भाषा आई थी, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उदय हुआ था। तो ये जो प्राकृत भाषा वाले थे यही जैन कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। फिर एक बार सुनिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। और इस जैन साहित्य के अंतर्गत ही जो प्रसिद्ध कवि थे वह थे स्वयंभू, और स्वयंभू की रचना है पौमचरियु, जो जैन भाषा का रामायण भी कहा जाता है। इसको जैन भाषा का रामायण भी कहा जाता है। इसी समय जो है कि उद्दतन सूरी भी थे जो हिंदू थे, उसके बाद पुष्पदंत थे, कई कवि थे जैन साहित्य में जो हमारे हिंदी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाए। क्योंकि स्वयंभू का जो पौमचरियु है, इसी पौमचरियु के ढांचा को मलिक मोहम्मद जायसी बाद में स्वीकार किए, और मलिक मोहम्मद जायसी ढांचा को तुलसीदास ने अपनाया था। उसके बाद जो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ये दोनों बौद्ध साहित्य का ही अंग है। चौथी बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, चौथी बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है, और बौद्ध धर्म का विभाजन होने के बाद दो भाग बट जाता है। एक का नाम था हीनयान, और दूसरे का नाम था महायान। हीनयान गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर चलता था, जबकि महायान गौतम बुद्ध के व्यवहारिक सिद्धांतों पर चलता था। और महायान में ही बाद में तंत्र मंत्र प्रवेश कर गया, तो उसका नाम आ गया मंत्रायान। ध्यान दीजिएगा, महायान का नाम ही मंत्रायान है, क्योंकि तंत्र मंत्र प्रवेश होने के कारण यह महायान का नाम मंत्रायान हो गया। मंत्रायान बाद में दो भागों में बट गया, और एक था वज्रयान और दूसरा था सहजयान। ध्यान दीजिएगा, एक था वज्रयान, दूसरा था सहजयान। इस वज्रयान से सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति हुई। ध्यान दीजिएगा, इस वज्रयान से ही सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति हुई, और सहजयान से नाथ साहित्य की उत्पत्ति हुई। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म का विभाजन सन 1 में कनिष्क के कार्यकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, और हीनयान महायान दो भागों में बढ़ता है। महायान बाद में मंत्रयान होता है। मंत्रयान का भी दो भाग होता है। उसका नाम है, एक का नाम जो है कि वर्ज्यान पड़ता है, दूसरा का नाम सहजयान पड़ता है। और वर्ज्यान की शाखा से ही सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति हुई, और सहजयान की शाखा से नाथ साहित्य की उत्पत्ति हुई। इतनी बातें आप लोग ध्यान से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। अब जो ये सिद्ध साहित्य वाले थे, सिद्ध साहित्य के जितने कवि थे या भक्त थे, इनकी संख्या 84 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 84 थी। इनकी संख्या 84 थी, और सब अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे?
नाम के पीछे ये जो है कि पा लगाते थे। ये आदर्शसूचक शब्द था, ये भी ध्यान रखे रहिएगा। पा का मतलब ये हो गया जैसे सरहपा, सरहपा, उसके बाद कढ़हपा। ये पा इनकी एक विशेष जैसे पहचान है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिद्ध साहित्य में 84 संख्या थी, सब नाम के आगे पीछे पा लगाते थे, जैसे सरहपा, कढ़पा। यही सरहपा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। और लेकिन इसमें दो कमियां थी, क्योंकि सिद्ध साहित्य वाले ही महासुखवाद के जनक भी माने जाते हैं। और महासुखवाद के जनक के रूप में ये लोग क्या करते थे कि मांस मदिरा का सेवन किया करते थे, स्त्री भोग किया करते थे, जो इनकी एक तरह से बुराई थी और यह धर्म का अंग जो है कि बना चुके थे। फिर उसके बाद यह जो मांस मदिरा का सेवन करते थे, स्त्री भोग अपने धर्म के आड़ में करते थे, इसी के विरुद्ध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। ध्यान रखिएगा, इसी के विरुद्ध में ही नाथ साहित्य का जन्म हुआ। और नाथ साहित्य का जो जन्म होता है, नाथ साहित्य में जो नाथों की संख्या थी, यह ध्यान रखिएगा, नाथों की संख्या थी, वह संख्या 9 थी। नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी नाथों की संख्या। और इसके जो जनक थे, जनक का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ को ही नाथ साहित्य को आगे बढ़ाने में मुख्य श्रेय जाता है। और गोरखनाथ के एक गुरु थे, इनका जो गुरु थे उनका नाम था मत्स्येंद्रनाथ। क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। ध्यान रखिएगा, गुरु गोरखनाथ इसके जो है कि क्या बोलते हैं, प्रवर्तक या इनको आगे बढ़ाने वाले यही हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ तक कहे हैं कि धार्मिक युग के सबसे बड़े नेता गोरखनाथ थे। और यही गोरखनाथ जो है कि नाथ साहित्य को आगे बढ़ाए। और गोरखनाथ के अंतर्गत ही गोरखनाथ ही ने, समझ लीजिए कि हठयोग के माध्यम से, ठीक है, और कुंडली जागरण के माध्यम से ये लोग भक्ति को आगे बढ़ाए और एक सिद्ध साहित्य से अलग होकर एक अपनी अलग विचारधारा प्रस्तुत की। और गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे उनका नाम मत्स्येंद्रनाथ था। नाथों की संख्या 9 थी। यह ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में जो हिंदी काव्य हमको पढ़ना है, गुरु गोरखनाथ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गोरखनाथ के जन्म के बारे में कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि राहुल संस्कृत्यायन 13वीं शताब्दी में मानते हैं। इनके ऊपर शोध करने वाला पीतम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी में मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी में मानते हैं। इसलिए फिर एक बार सुनिए, गोरखनाथ का समय राहुल संस्कृत्यायन 9वीं शताब्दी में मानते हैं, पीतम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी में मानते हैं। तो गुरु गोरखनाथ, नाथों की संख्या 9 और इनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कि रासो साहित्य का समय आता है। रासो साहित्य में ध्यान रखिएगा, रासो साहित्य को ही वीर काव्य कहा जाता है या वीरगात्मक काव्य कहा जाता है। रासो साहित्य के अंतर्गत जिस कवि की हम लोग चर्चा करते हैं उनका नाम है चंदबरदाई। चंदबरदाई की रचना है, जो चंदबरदाई की रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। चंद्रबाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी रचना को प्रथम महाकाव्य माना है। उसी तरह एक और रचना है नरपति नाल, जो नरपत नाल की रचना है
वह है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। और ठीक इसी तरह एक दलपत विजय है। दलपत विजय की रचना है खुमान रासो। और फिर उसके बाद जो है कि एक जगनिक है, जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो। तो ये सब रासो काव्य जितने थे, केवल एक बीसल देव रासो को छोड़ के, ये अपवाद है एक तरह से। ये जो बीसल देव रासो है यह एक वीर काव्य नहीं है। और भी जितने रासो थे, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे क्या बोलते हैं खुमान रासो हो, परमाल रासो हो। परमाल रासो को आला खंड के काव्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये रासो काव्य शुद्ध रूप से, ये जितने भी कवि थे रासो काव्य के, किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे और राजा के गुणगान के संदर्भ में जो रचनाएं लिखे थे वही रासो काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छोटी सी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो लौकिक काव्य या लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, लौकिक साहित्य में दो कवियों का नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ। एक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो को ही हिंदी का खड़ी बोली, जो हिंदी में खड़ी बोली का जैसे प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में इनको माना जाता है। अगर पूछ दे आपसे कि खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो का नाम जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से भी इनका नाम जाना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो की रचना है खलीक बारी। खलीक बारी इनकी प्रसिद्ध रचना है, खलीक बारी। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया, ये भी ध्यान दीजिएगा, मुकरिया, पहेलियाँ और मुकरिया, ये दोनों बड़ा प्रसिद्ध था। और हिंदी काव्य में पहेलियों और मुकरियों के भी ये जनक के रूप में जाने जा सकते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का कम से कम यह इतना ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। तोता ए हिंद इनको कहा जाता है। खलीक बारी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और पहेलिया और मुकरिया इनके काव्यों में और इनके रचनाओं में विशेष रूप से अपना स्थान रखती है। उसके बाद लौकिक साहित्य के ही अंतर्गत ध्यान रखिएगा, लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो एक और कवि आते हैं उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना। ये मैथिल, इनका जो जन्म था मैथिली में हुआ था और ये मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे। और विद्यापति की जो रचना के अगर संदर्भ में हम लोग बात करें, विद्यापति रचना के संदर्भ में बात करें तो इनकी रचना में पुरुष परीक्षा, ठीक है, और उसके बाद कीर्ति पताका और एक रचना है विद्यापति पदावली। यह जो पदावली थी यह मैथिली भाषा में लिखी गई थी। और ये मैथिली के सबसे श्रेष्ठ कवियों में, और ये पदावली इसलिए भी प्रसिद्ध हुई कि इसी पदावली का जो अनुकरण था सूरदास ने किया था। क्योंकि कृष्ण काव्य की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो कृष्ण काव्य में सबसे पहले संस्कृत के कवि
जो जयदेव थे उनकी रचना गीत गोविंद आती है। गीत गोविंद का ही अनुकरण विद्यापति अपने विद्यापति पदावली में किए हैं और पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। और इसी पदावली का नकल बाद में जो है कि सूरदास ने भी अपने रचनाओं में जो कृष्ण और राधा का जो प्रेम मिलाप है, इन्हीं के श्रृंगारिक वर्णन की तरह उनके भी सूर सागर में यह देखने को मिलता है। जो उसके बाद यह ध्यान रखिएगा कि विद्यापति भी हमारे सिलेबस में है और विद्यापति को भी हमको पढ़ना है, अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ना है। छोटी सी जानकारी के लिए एक और हम बता दें कि जो ये गद्य साहित्य है, ये गद्य साहित्य के अंतर्गत एक सबसे श्रेष्ठ कवि के आते हैं, उनका नाम है गंग कवि। और इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। फिर एक बार सुनिएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा। और ये खड़ी बोली का गद्य प्रथम रचना के रूप में जैसे जाना जाता है। खड़ी बोली गद्य यानी गद्य साहित्य में खड़ी बोली की प्रथम रचना के रूप में गंग कवि को जाना जाता है। इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। इस तरह आज जो है कि आदिकाल समाप्त हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ के बारे में हमको पढ़ना है, उसके बाद अमीर खुसरो के बारे में पढ़ना है और विद्यापति, 3 कवियों के बारे में पढ़ना है इस आदिकाल के संदर्भ में। आज बस आदिकाल की समाप्ति होगी, आगे हम फिर भक्तिकाल की चर्चा करेंगे।